Okay guys, hi, a very warm welcome to Danto. I hope you all are doing amazing. And ये सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए जो जेई की तैयारी कर रहे हैं फॉर द जनवरी अटेम्प्ट. दिस सेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो आपको इतने टाइम में वो चीजें करनी है जो एग्जाम में आने वाली हैं, ठीक है, जिसको पढ़ के आप क्वेश्चन पेपर में बना सके. उस सेशन को ही हमने इस सेशन को बनाया है उस चीज को ध्यान में रखते हुए. अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स एक ऐसा चैप्टर है ऑर्गेनिक से जो आप छोड़कर नहीं जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि अगर इस चैप्टर को नहीं किया तो बाकी ऑर्गेनिक भी आपकी जो है रिस्क में रहेगी. तो मेक श्योर इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आज हम कोशिश करेंगे विद इन 1 आवर पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सके विद ऑल द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, और कैसे क्वेश्चन उन रिएक्शन से बन सकते हैं आई विल टेल यू, ठीक है. ओके, वन न्यू अपडेट गाइज, वी आर ऑलरेडी ऑन यूट्यूब पे. अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो मेक श्योर दैट यू डू सब्सक्राइब इट बिकॉज जेई एग्जाम के लिए बहुत सारे सेशंस आर कमिंग फॉर यू, ओके, स्टार्टिंग दिस वीक ओनली. तो डोंट मिस ऑन एनीथिंग. टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से. द न्यू टॉक ऑफ द टाउन इज आवर व्हाट्सएप चैनल, तो मेक श्योर आप इसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर ले. ओके, चलो नेक्स्ट इज एंड जस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द गदर 3.0. तो गदर 3.0 सीरीज जो है इस बार हमने चैनल की मेंबरशिप, एक्सक्लूसिव मेंबरशिप के ऊपर लॉन्च की है विच इज एचपी गुरुकुल. आप भी इस मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको ना सिर्फ गदर सीरीज मिलेगा जो जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट में हेल्प करेगा, बट ऑल्सो जेई के रिविजन कैप्सूल्स आपको अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अराउंड दैट बिट सैट वीआईटी एमएचटी सीटी सबके लिए मिलेंगे. एक्सक्लूसिव कॉलेज इन्फॉर्मेशन होगा, पीवाईक्यूज के सेशंस कंडक्ट कराए जाएंगे, फॉर्मूला चीट शीट्स एंड ट्रिक्स ऑब्वियसली होगा. ओके, चलिए, तो सबसे पहले मेरा इस चैप्टर के कौन से 4 टाइप्स हैं जहां से मैम क्वेश्चन एग्जाम में आता है. सबसे पहले प्रिपरेशन और रिएक्शंस, अल्कोहल का सेक्शन, ठीक है. उसके बाद फिनॉल्स में एक छोटा सा टॉपिक है एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स जो एक्चुअली जीओसी में आप अच्छे से पढ़ लेते हैं विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ, क्योंकि फिनॉल्स यहाँ पढ़ते हैं तो हम एसिडिटी रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है. उसके बाद आपका फिनॉल्स का सेक्शन, उनकी प्रिपरेशन, उनकी रिएक्शंस, एंड लास्ट इज प्रिपरेशन और रिएक्शन ऑफ ईथर्स जिसमें एक टॉपिक होता है ईथर्स की रिएक्शन HI के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, अच्छा, ये तो डायरेक्ट 4 टाइप्स है. इसके साथ साथ आपको नेम रिएक्शंस चैप्टर की और जो मिसलेनियस रिएजेंट्स है उनको बहुत ध्यान से करना है. जितने मिसलेनियस रिएजेंट्स है उसका मैं अलग से सेशन कराऊंगी, उसकी टेंशन मत लो. अभी फिलहाल चैप्टर में जो 4 टाइप्स है उनको रिवाइज करेंगे, ठीक है. तो इसमें आई थिंक आई एम कवरिंग द स्क्रीन, तो मैं यहाँ आ जाती हूँ अभी, ठीक है. अगर कोई भी इशू हो सो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. आई थिंक अभी क्लियर है, क्लियरली नजर आ रहा है, ठीक है. आ जाओ, देखो सबसे पहले अल्कोहल्स की प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं. अल्कोहल की प्रिपरेशन बेटा एल्कीन से कैसे की जाएगी. एल्कीन की एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन से. होता क्या है, देखो जैसे हमने लिया पानी इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, तो पहली चीज जैसे ही H+ को देखेगा ऑक्सीजन हो जाएगा प्रोटोनेट. ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसको देने पहुंच जाएगा. जैसे ही ऑक्सीजन प्रोटोनेट होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन इज गोइंग टू गेट अ पॉजिटिव चार्ज, 3 बॉन्ड बना रहा है, लोन पेयर दिया है, ठीक है. अब एक्चुअली ये जो एल्कीन है, अब एल्कीन को दिखेगा अच्छा ओ पर पॉजिटिव, यहाँ कुछ ऐसा हाइड्रोनियम आयन जैसा नजर आ रहा है, तो ये एल्कीन क्या करेगी, इस H+ को अप्रोच करेगी और यहाँ से वाटर इज गोइंग टू गो आउट एज अ गुड लीविंग ग्रुप इट इज, ठीक है. ओके, ऐसा क्यों होता है, एसिड की जरूरत ही इसलिए पड़ती है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये एक न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है. और एल्कीन्स भी अगर देखो इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी न्यूक्लियोफाइल्स हैं, तो रिएक्शन को मतलब दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम्स हैं, तो रिएक्शन कराने के लिए भाई कुछ इनिशिएट कराना पड़ेगा आपको रिएक्शन, तो इसीलिए H+ डालते हैं. एसिड एक कैटलिस्ट का काम करता है क्योंकि इसने ऑक्सीजन को प्रोटोनेट किया, अब एल्कीन एक्टिव हो गई, ठीक है. ओके, तो प्लीज ध्यान से देखो, यहाँ पे मैकेनिज्म बना रही हूँ ताकि दिख जाए तुम्हें. अब जैसे मान लो, अब इसको बस विजुअलाइज करना है, ये बॉन्ड अगर ऐसे इस डायरेक्शन में मैंने तोड़ा तो यहाँ पे जो टर्मिनल कार्बन है इस पे प्लस आएगा, इस कार्बन पे माइनस आया तो उस पे H जाके जुड़ जाएगा, लाइक दैट, है ना. इसको दिखाना नहीं होता मैकेनिज्म में, जस्ट ऑब्वियस है इन योर माइंड, ठीक है. अब क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट बना कार्बोकेटायन, तो यहाँ पे कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट्स की संभावनाएं होती है. अब क्या करेगा वाटर, ये जो पानी रिलीज हुआ था ना, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये फिर से पहुंच जाएगा इस कार्बन के पास, कहेगा भाई मेरे पास तेरे लिए एक ऑफर है, तो तू एक काम कर, मेरा लोन पेयर जो है एक्सेप्ट कर ले. तो ऑक्सीजन प्लस एंड ये वाटर फिर से इससे जुड़ गया 3 बॉन्ड से, एंड ये CH3, मतलब इसको एज इट इज लिख लो. चलो चलिए, कार्बन एंड
H और ये एक और ग्रुप है, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, ये देखो ऑक्सीजन पे प्लस को मिटाने के लिए हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, तो फाइनली वी आर गोइंग टू गेट एन अल्कोहल। देखो कुछ ऐसा सा सीन हो गया अब, यानी एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से अल्कोहल्स बने वाया कार्बोकेटायन मैकेनिज्म। तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज होती हैं। जैसे देखो ये रिएक्शन तुम्हारे सामने है, इस रिएक्शन में सेम मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। पहला स्टेप देख लो, बिल्कुल सेम होगा। H+ आयन है वाटर के साथ, ऑक्सीजन इज गोइंग टू गेट प्रोटोनेटेड, ठीक है। ओके, दिस इज O+ और ये H। अब ये एल्कीन जो है C+C, जहां से यहाँ से H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगी, तो ऑल दो स्टेप्स। तो मैं डायरेक्ट कार्बोकेटायन बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। देखो इस पाइबोन को हम ऐसे तोड़ेंगे कि यहाँ प्लस आ जाए, यहाँ माइनस, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल पॉजिटिव इस कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन, ठीक है। ओके, इस कार्बन पे प्लस आया तो बगल वाले कार्बन पे H चला गया। अब यहाँ पे रुक के सोचना है कि भाई ये तो एक सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, और हमें पता है जिस रिएक्शन में कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट होता है, हम उसमें 10 सेकंड गैप लेके सोचते हैं क्या कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ दिखेगा कि ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन को अगर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दिया जाए इस कार्बन पे, देखो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट अगर अपन करा देंगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकेटायन बन जाएगा। यस, देखो टर्शियरी कार्बोकेटायन बन गया, ठीक है। ओके, सो ये ज्यादा स्टेबल है, तो रीअरेंजमेंट हुआ। अब फाइनली वाटर जो है इस पे अटैक करके यहाँ से जो अल्कोहल बनेगा, डायरेक्ट अब हम बना सकते हैं अल्कोहल, वो ऐसा होगा, यहाँ पे OH CH2 CH3 लाइक दिस। ओके, ठीक है। अब इस रिएक्शन के बारे में एक चीज को ध्यान रखना, वैसे जनरली जब हम रिवाइज करते हैं हम बोलते हैं कि एल्कीन्स पे जब एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन करते हैं तो मार्कोनिकॉव्स के हिसाब से प्रोडक्ट बनाना है, तो हम मार्कोनिकॉव्स रूल नहीं लगाएंगे, क्योंकि मार्कोनिकॉव्स रूल ये कहता है कि भाई जब आप कोई रिएजेंट लेते हैं, है ना, तो नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का एल्कीन के उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जहां पे कम हाइड्रोजन है, उस हिसाब से करते तो यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे OH लगता है ना, और वो गलत प्रोडक्ट होता। तो मार्कोनिकॉव्स रूल को वहां नहीं लगाते जिन रिएक्शंस के मैकेनिज्म में कार्बोकेटायन बनते हैं, क्योंकि वहां पे कार्बोकेटायन की रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज है, व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड इन द मार्कोनिकॉव्स रूल, ठीक है। ओके, आई थिंक ये रिएक्शन क्लियर है, इसका मैकेनिज्म। चलो अगली रिएक्शन है एल्कीन से ही कैसे बनाते हैं अल्कोहल्स को, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करके। रिएजेंट्स देखो, मर्क्यूरी एसीटेट दिया होगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान सॉल्वेंट है, ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन है। सेकंड स्टेप में बेटा एक रिड्यूसिंग एजेंट बेसिक मीडियम में दिया जाता है, जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड इन OH आयन, मतलब बेसिक मीडियम है। ये स्टेप डीमर्क्यूरेशन होता है। तो दिस इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। हम रिएजेंट्स देख के डरेंगे नहीं, हमें क्या समझना है, जैसे पेपर में ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन आया तो इसका कंक्लूजन निकाल लो, ये दिमाग में सेट कर दो कि ये रिएजेंट देखते ही क्या करेंगे, पानी का मार्कोनिकॉव्स एडिशन, पानी का मार्कोनिकॉव्स एडिशन ऑन एल्कीन। अच्छा, देयर इज नो कार्बोकेटायन फॉर्म्ड, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता है, ठीक है। ओके, और क्लासिकल कार्बोकेटायन वैसे ही कोई कार्बोकेटायन नहीं बनेगा। तो वाटर का मार्कोनिकॉव्स एडिशन हम एल्कीन के ऊपर करा देंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे देखो इस डबल बॉन्ड को तोड़ा, पानी का मार्कोनिकॉव्स एडिशन कहता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन को दे दो जहां पे कम हाइड्रोजन है और H से, तो ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। कर सकते हो, इजी, ठीक है। ओके, चलो यहाँ पे बताओ, देखो ऑक्सीमर्क्यूरेशन पहले स्टेप में, फिर डीमर्क्यूरेशन कराया। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में क्या करेंगे, हमें समझ आ गया कि हमें पानी का मार्कोनिकॉव्स एडिशन कराना है, ठीक है। अच्छा, पानी का मार्कोनिकॉव्स एडिशन, पाई बॉन्ड तोड़ा, नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का उस कार्बन ऑफ एल्कीन को देना है जहां पे कम हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे कम हाइड्रोजन है, एक भी नहीं है, इधर एक है एटलीस्ट, तो नेगेटिव पार्ट क्या है, OH यहाँ जाएगा और H यहाँ पे जाएगा। ओके, सॉर्टेड है। अगली रिएक्शन देखो, एल्कीन्स के हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से कैसे कराएंगे। एल्कीन में सबसे पहले डाइबोरेन या BH3B दे देता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की प्रेजेंस में, देन H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हो बेसिक मीडियम में। पहला स्टेप हाइड्रोबोरेशन है, दूसरा ऑक्सीडेशन है। एल्कीन्स का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के रिएजेंट्स देख के तुम्हें अपने दिमाग को एक्टिवेट करके ये सोचना है कि वाटर का addition on alkene, water का addition on alkene as per anti-Markovnikov's rule, as per anti-Markovnikov's rule। anti-Markovnikov's rule ये कहता है
कि नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का उस कार्बन को भेजो जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। तो इस 5 बॉन्ड को तोड़ा, इसको OH दे दिया, इसको H दे दिया, तो ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल यहाँ से बनेगा। ध्यान रखोगे इसे, ठीक है। जैसे इसी एल्कीन पे अगर हम एंटी मार्कोनिकॉप्स कराते हैं तो देखो पाई बॉन्ड तोड़ा, नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का उस कार्बन को दे रहा है जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, तो यहाँ OH और इस एल्कीन के कार्बन को H मिलेगा, ठीक है। चलो एल्काइल, वो सारे मेथड से एल्कीन से कैसे अल्कोहल्स बनाते हैं। नेक्स्ट इज एल्काइल हैलाइड्स। देखो एल्काइल हैलाइड्स से बेटा आप कैसे अल्कोहल बना सकते हैं, नॉर्मल अपना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराकर। देखो ये एल्काइल हैलाइड है, अगर मान लो मैंने एक्वस KOH या एक्वस NaOH लेटर से यूज किया तो हमें पता है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। मैंने बताया था एनाइनिक न्यूक्लियोफाइल्स, देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, बताया था नेगेटिव चार्ज है ना। और अगर पानी होता वो वीक होता, वो वीक न्यूक्लियोफाइल होता क्योंकि वो न्यूट्रल है ना। इसमें हमने पढ़ा था न्यूट्रल वाले जो होते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल्स वो SN1 को फेवर करते हैं और ये SN2 को फेवर करते हैं। तो ये क्या होता है, मतलब एक ही स्टेप में क्या होता है, जैसे यहाँ से एल्काइल हैलाइड लीविंग ग्रुप लीव करता है और OH आयन बैक साइड से अटैक मार के सब्स्टिट्यूट कर देता है आपके हैलाइड को, ठीक है, लीविंग ग्रुप को। सो नॉर्मल जो हमने जितनी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़े थे उसमें वी हैव डन दिस थिंग, तो NaX जो है बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड का एक्वस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब ग्रेनार्ड रिएजेंट से कैसे बनाएंगे, हेडिंग डालो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रेनार्ड रिएजेंट्स, फ्रॉम ग्रेनार्ड्स रिएजेंट, ठीक है। अच्छा कैसे करेंगे ग्रेनार्ड रिएजेंट से प्रिपरेशन, हमने एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड में ग्रेनार्ड रिएजेंट डाला, अब हमें पता है R नेगेटिव सोर्स है, ये पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है। तो ये R माइनस क्या करता है, इसी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक मारेगा, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होएगा, तो फर्स्ट थिंग दैट वी गेट हियर इज R, O माइनस पे जाके MgX जाके जुड़ जाता है, ठीक है। अब पानी डालोगे तो OH बन जाएगा ये सीधा, एंड बेसिकली यू गेट अ प्राइमरी अल्कोहल, देखो R CH2OH, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल। तो अगर आप एल्डिहाइड लेते हैं, एल्डिहाइड पे ग्रेनार्ड रिएजेंट से प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं, अगर किसी और मान लो एल्डिहाइड के ऊपर ग्रेनार्ड रिएजेंट डालते हैं तो वहां से हमें सेकेंडरी अल्कोहल्स मिलते हैं, ठीक है। तो कैसे डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओगे, पाई बॉन्ड को तोड़ दिया, जो यहाँ से एल्काइल ग्रुप आ रहा है ग्रेनार्ड से वो इस पे ऐड कर दो और ऑक्सीजन पे H लगा दो, अगर वाटर भी ऐड किया है तो दिस इज क्लियरली सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। और कीटोन्स पे टर्शरी अल्कोहल बनते हैं, कीटोन्स पे बेटा टर्शरी अल्कोहल्स मिलेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी सेकेंडरी और कीटोन्स पे ग्रेनार्ड रिएजेंट टर्शरी अल्कोहल देगा, राइट। तो ये क्या है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स ही तो है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ओके। चलो कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल्स कैसे बनाते हैं, उनका रिडक्शन करके। अगर एल्डिहाइड्स का रिडक्शन करा दिया है, एल्डिहाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल्स मिलेंगे और कीटोन्स के रिडक्शन से बेटा सेकेंडरी अल्कोहल मिलेंगे। मैं एक बात यहीं पे क्लियर कर दूं, जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं वो ज्यादा, मतलब हर एक रिड्यूसिंग एजेंट का एक्शन, जैसे आप जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड करते हैं, ठीक है, या डाइबल H करते हैं, तो इन सबको मैं अगले चैप्टर में लिखवाऊंगी, ठीक है। ये किसको रिड्यूस करते हैं किसे नहीं करते हैं, कंपैरिजन इनका, दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू डू इन एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक में, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, वहां करेंगे, ठीक है। तो एल्डिहाइड को रिड्यूस किया प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन को किया सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है, ठीक है। अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट्स देख लो, जैसे अगर मैंने एल्डिहाइड का रिडक्शन करा, हाइड्रोजनेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम या प्लैटिनम, तो यहाँ से आपका एल्डिहाइड जो है दैट इज गोइंग टू गो टू अल्कोहल, अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर मैंने सोडियम बोरोहाइड्राइड लिया तो ये भी आपके एल्डिहाइड को बेटा अल्कोहल में रिड्यूस कर देता है, पाई बॉन्ड को छोड़ देगा, वो इसके लिए सॉफ्ट सेंटर है और ये हार्ड सेंटर्स होते हैं, तो इट इज नॉट गोइंग टू डू द रिडक्शन ऑफ दैट, बट यस जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है उसको जरूर वो रिड्यूस कर देगा, है ना, एल्डिहाइड को अल्कोहल में, ठीक है, ओके। अगर एसिड है और आपने एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिया जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये आपकी एसिड को सीधा अल्कोहल में रिड्यूस कर देता है, वैसे पहले एल्डिहाइड में करता है, फिर एल्डिहाइड को फर्दर प्राइमरी अल्कोहल तक ले जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। वैसे बाकी रिड्यूसिंग एजेंट्स वी विल डिस्कस इन कार्बोनिल कंपाउंड्स, तो टेंशन मत लेना। चलो प्रिपरेशन ऑफ डायोल्स, अब ये तो नॉर्मल अल्कोहल्स हमने देखी जिसमें एक OH ग्रुप था, अगर डायोल बनाना है तो बहुत फेमस रिएजेंट है बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट में कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4 ऐड किया जाता है, ठीक है। क्या करना है, पाई बॉन्ड को तोड़ के सेम साइड OH को ऐड कर देना है, यानी सिन एडिशन होता है, क्या होता है सिन, पाई बॉन्ड को तोड़ा,
सेम ही साइड, अगर ये अबव द प्लेन है OH तो ये भी अबव द प्लेन होगा, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, अगर एक OH बिलो द प्लेन है तो दूसरा भी बेटा कैसे होगा, बिलो द प्लेन होगा। ठीक है, तो सिंपल है। डायोल्स की प्रिपरेशन के लिए वी आर हैविंग एक एल्कीन, उस पे हम डाइल्यूट या एल्केलाइन KMnO4 बेयर्स रिएजेंट ऐड करेंगे, तो सेम साइड से हमें OH को ऐड करना है, सिन एडिशन होता है। इसी सिन एडिशन के लिए एक दूसरा रिएजेंट होता है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, तो ये भी क्या कराएगा, ये भी सेम साइड से पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, ठीक है, और OH को सेम साइड से यानी सिन एडिशन करना है। इनका मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर मैम एंटी डायोल बनाना हो तो क्या, तो उसके लिए रिएजेंट होता है पेरोक्सी एसिड। पेरोक्सी एसिड कैसे, जैसे ये तो नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इसमें पेरोक्साइड लिंकेज भी हो अगर, ठीक है, एक और ऑक्सीजन डाल दो, बेसिकली वो पेरोक्सी एसिड होते हैं, ठीक है, RC ट्रिपल बॉन्ड OH। सो पेरोक्सी एसिड्स में जब हम पाई बॉन्ड एल्कीन्स में डालते हैं तो दोनों OH ऑपोजिट साइड से ऐड होते हैं। ध्यान रखना ये ऐसे रिएजेंट्स है जो कभी सीक्वेंशियल रिएक्शन में कहीं दिख सकता है, यू डोंट रिक्वायर मैकेनिज्म फॉर देम फॉर जेईई मेंस एग्जाम, ठीक है। ओके चलो आगे चलो, डिहाइड्रेशन रिएक्शन की बात करते हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है, डी मतलब रिमूवल, हाइड्रेशन यानी पानी को रिमूव कर रहे हैं, तो रिमूवल ऑफ वाटर जब हम करते हैं, है ना, इससे हम एल्कीन्स या ईथर्स का है फॉर्मेशन कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन को कराने के लिए आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स चाहिए, कॉमनली हम सल्फ्यूरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में यूज करते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स का काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, देखो हमारे सामने एक प्राइमरी अल्कोहल है, देख सकते हो, प्राइमरी अल्कोहल को मैंने हीट किया है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है, कितने टेम्परेचर पे, 433 से लेके 443 केल्विन तक। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो इस कार्बन से H और बगल वाले कार्बन से OH निकला, दोनों की वैलेंसी फ्री हुई, एल्कीन बन गया। मैकेनिज्म बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये बात क्यों बता रही हूँ, अगर यही रिएक्शन तुम सेकेंडरी अल्कोहल के साथ करते हो, देखो ये सेकेंडरी अल्कोहल है और ये टर्शरी, तो सेकेंडरी अल्कोहल पे सिर्फ 85% फॉस्फोरिक एसिड लगा 440 केल्विन पे, टेम्परेचर थोड़ा कम, एल्कीन बन गया, ठीक है। 20%, सिर्फ 20% फॉस्फोरिक एसिड पे, इवन लो टेम्परेचर पे ये रिएक्शन और आराम से हो गया। तो इसका मतलब क्या है, आपको डिहाइड्रेशन रिएक्शन का रेट पता चल रहा है कि अगर प्राइमरी अल्कोहल लिया तो विगरस कंडीशन में डिहाइड्रेशन होता है रिलेटिव टू सेकेंडरी एंड टर्शरी, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा टर्शरी अल्कोहल का होगा डिहाइड्रेशन की तरफ, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी अल्कोहल्स होंगे। रीजन क्या है, क्योंकि कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से रिएक्शन होती है और टर्शरी अल्कोहल से आने वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल ज्यादा होगा। ओके, देखो क्या मैकेनिज्म है, एक बार देख लो। देखो ये एनसीईआरटी का ही स्क्रीनशॉट मैंने ऐड किया है, क्योंकि ये सीरीज आपको बोर्ड एग्जाम में भी हेल्प करेगी और जेई के लिए भी, तो आई एम टेकिंग एवरीथिंग इन अकॉर्डेंस विद द एनसीईआरटी, ठीक है। अच्छा देखो, सबसे पहले क्या होता है बेटा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, सही से दिख रहा है ना, ऑल फाइन, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं, आवाज आ रही है, कोई भी इशू हो तो बता सकते हो, ओके। देखो फॉर्मेशन, हाँ एक मिनट, चलो आई थिंक इट्स फाइन। देखो फॉर्मेशन होता है प्रोटोनेटेड अल्कोहल का, ये ऑक्सीजन जैसे ही H+ लिया हमने, एक एसिड लिया है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो ऑक्सीजन का पहला ही काम है H+ देखते ही प्रोटोनेट होके बैठ जाएगा। जैसे ऑक्सीजन प्रोटोनेट हुआ, इस कार्बन को समझ में आया अरे ये तो मेरे किसी काम का नहीं है, तो इसको तो निकाल ही देते हैं, अच्छा लीविंग ग्रुप है, यहाँ से पानी निकल जाएगा, ठीक है, वाटर गोज आउट एंड लीविंग बिहाइंड द कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन ये बना, देखो है ना, और यही स्लो स्टेप, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, RDS है कार्बोकेटाइन का बनना, ठीक है। अब क्या करना है, बाद में इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए बगल वाले है ना कार्बन का जो H लगा हुआ है, दैट विल गो आउट अगेन, H+ जो शुरू में डाला था रिकवर हो गया, ठीक है, तो यू गेट योर एल्कीन का फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हमारा मैकेनिज्म है, इसीलिए मैंने ये चीज दिखाई तुम्हें कि कंडीशंस में ना फर्क है, क्योंकि मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन बनता है, ओके। चलो, इवन अगर आप अल्कोहल्स लेते हैं, अल्कोहल का रिएक्शन आप अगर सल्फ्यूरिक एसिड से कराएं तो टेम्परेचर को जरूर देख लें, ठीक है। अगर 90 डिग्री सेल्सियस है यानी लो टेम्परेचर है, तो लो टेम्परेचर पे क्या होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, देखो CH3 CH2OH, सल्फ्यूरिक एसिड से आ रहा है H HSO4 नेगेटिव, तो यहाँ से H2O निकल जाता है,
ठीक है, ये H2 निकल जाता है तो यू गेट ये एल्काइल वाला पार्ट और HSO4 नेगेटिव, यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, वाटर गोज आउट। अगर मेरा टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस लेते हैं तो यहाँ पे ईथर्स का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है वी विल डिस्कस, मैकेनिज्म आएगा, ऑक्सीजन प्रोटोनेट होगा, ये O प्लस दूसरे कार्बन के ऊपर अटैक करेगा अल्कोहल के, ईथर बनाएगा, है ना। आई शो यू मैकेनिज्म उसका भी ईथर्स में। ईथर्स अगर 170 डिग्री सेल्सियस है तो एलिमिनेशन होता है, तो वाटर निकल जाएगा एंड यू गेट एल्कीन का फॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी से, तो प्लीज इसको एक बार ना रिवाइज कर लेना, है ना। जो चीजें करा रही हूँ ये क्विक रिवीजन आपको हेल्प करेगा अगर आपने पहले पढ़ा है अल्कोहल फिनॉल ईथर और क्विक रिवीजन करना चाहते हो, ठीक है। जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो मेरा थोड़ा सा आप गदर सीरीज का प्लान जो है वहां पे मैंने जीरो से क्वेश्चंस बिल्कुल और पूरा चैप्टर पढ़ा है जीरो से लेके, और ज्यादा लेंथी सेशन भी नहीं है, 3.5 तक हमने सारे चैप्टर्स किए हैं, ठीक है। तो वहां उसको देख सकते हो। देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या है, नॉर्मल जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, देखो अल्कोहल के अंदर अगर हमने PX3 डाला तो क्या करना है, OH हटाओ हेलोजन डाल दो, PCl5 डाला OH हटाओ हेलोजन डाल दो, PCl5 है तो क्लोरीन ही हेलोजन होगा। पीरिडीन विद SOCl2 अगर लिया तो भी आपने यहाँ से Cl ले लिया, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये रिएक्शन में हेलो एल्केन्स हेलोरीन्स में भी करा चुकी हूँ। सबसे अच्छा मेथड ये लास्ट वाला है ना, क्योंकि इसमें दोनों प्रोडक्ट्स निकलने वाले गैसेस हैं तो यील्ड अच्छा होता है। पहली रिएक्शन जो लिखी है वो हाइड्रोजन हेलाइड के साथ कराई गई है, तो यहाँ पे भी क्या है OH अल्कोहल से और H हाइड्रोजन हेलाइड से निकलता है एंड वी गेट सिंपल OH हटा के हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड। तो ये बहुत डायरेक्ट रिएक्शंस हैं, या SN1 से होती हैं SN2, दैट इज अ कंसर्न व्हिच वी हैव डन इन लास्ट चैप्टर, ठीक है। ओके तो जिस बच्चे ने नहीं देखा है बेटा हेलो एल्केन्स हेलोरीन, सो आई एडवाइज यू आप उसको भी एक बार देख ले, ठीक है। रिएक्शन विद SOCl2 विद pyridine, ये बेस्ट रिएजेंट है अभी मैंने बताया, क्योंकि इसमें दोनों गैसेस साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं और ये SN2 मैकेनिज्म से होता है, ठीक है। अच्छा वैसे SNI भी मैंने बताया था तुम्हें, ठीक है, पिछले चैप्टर में। इधर आ जाओ, देखो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स करते हैं तो क्या होता है, अगर मान लो मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया तो प्राइमरी अल्कोहल, देखो अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो प्राइमरी अल्कोहल सबसे पहले ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड बनता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था तो एल्डिहाइड को फर्दर वो एसिड के अंदर ऑक्सीडाइज कर देता है। अगर जो सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके आप कीटोन बना सकते हैं, और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता नॉर्मल कंडीशंस में। हालांकि कीटोन का ऑक्सीडेशन भी हम कर सकते हैं, कैसे करते हैं, अगर कीटोन का ऑक्सीडेशन करना चाहते हो अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगी, थोड़ा सा सुन लो। कीटोन को उसकी एक स्टेबल इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद क्या करोगे, मतलब टॉटोमराइज करा दो कीटो को इनॉल में, उसके बाद वो जो इनॉल फॉर्म है उसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कर दो, तो वहां से वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें आपकी कार्बन चेन टूट जाएगी, क्योंकि आप ओजोनोलिसिस कर रहे हो, पाई बॉन्ड टूटेगा, तो आप कीटोन्स का ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते फर्दर, कीपिंग द कार्बन चेन इंटैक्ट तोड़ना पड़ता है। इसलिए जनरली वैसे कि सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में चले गए, अब कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करते हैं आराम से। टर्शरी अल्कोहल को एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी नहीं ऑक्सीडाइज करा सकता, तो प्राइमरी को एसिड में कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सेकेंडरी अल्कोहल को एक कीटोन में, बस इतना काम होगा। अच्छा कौन होंगे मैम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो देखो एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट या एसिडिक अल्कलाइन KMnO4 या जॉन्स रिएजेंट या नाइट्रिक एसिड, ये तो पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे एसिडिक K2Cr2O7 है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, ये सारे काम करा देगा। ऐसी अल्कलाइन KMnO4 आप ले सकते हैं। जॉन्स रिएजेंट ये लिखा भी हुआ है हमने यहीं पे, देखो सबसे पहले, ठीक है, ये रहा, देखो अल्कलाइन KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। उसके बाद एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसके बाद आप नाइट्रिक एसिड भी ले सकते हैं, ये भी स्ट्रॉन्ग में ही आता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। करते तो आप इसको यूज ग्लूकोज की रिएक्शंस में भी करते हो, है ना, नाइट्रेशन वगैरह में मैकेनिज्म में आपने उसको यूज किया है, बट वहां पे डिफरेंट रोल होता है। जॉन्स रिएक्शन में क्या होता है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड विद एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड होता है, एसीटोन एज अ सॉल्वेंट की तरह, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आएगा, तो प्राइमरी को एसिड में कन्वर्ट कर देगा, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में, और उनका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक है। ओके चलो इसके बाद देखो एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स, तो ये आपका सारा पोर्शन अल्कोहल्स का था, उनकी प्रिपरेशन थी, उनकी रिएक्शंस थी। अब हम फिनॉल की बात करते हैं, तो फिनॉल मेरा एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है, उस एसिडिक कैरेक्टर का प्रूफ भी है आपके पास। अगर फिनॉल को मेटल से रिएक्ट कराओगे तो उसके H को डिस्प्लेस कर देगा, H2 गैस जाएगी और सॉल्ट बना देगा सोडियम फिनॉक्साइड।
और रिएक्शन NaOH के साथ रिएक्ट करता है, देखो NaOH के साथ सॉल्ट और वाटर देता है, यहाँ से H निकलता है, यहाँ से OH और सोडियम फिनॉक्साइड सॉल्ट बनता है। तो ये रिएक्शन गुड प्रूफ है कि हाँ एसिडिक कैरेक्टर है। और देखो एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, H+ को रिमूव करके जो एनायन होता है, जो कॉन्जुगेट बेस है, उसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं। अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तो मान लो बढ़िया है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। जैसे ये देखो फिनॉल का H+ जाता है, फिनॉक्साइड आयन बनता है। अब ये फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है। तो इसीलिए आपसे क्वेश्चन एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स पे पूछे जाते हैं। अब कैसे ग्रुप्स जो है फिनॉल पे जो लगाएं जो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाए, क्योंकि एक एनायन है आपके पास, है ना। एनायन को अगर मुझे स्टेबलाइज करना है तो मुझे उससे इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप्स लगाने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ही तो एनायन को स्टेबलाइज करेंगे ना, डोनेटिंग थोड़ी ना करेगा, ठीक है। तो इसीलिए कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कोई स्ट्रॉन्ग -M मिल जाए, वाह मजा आ जाएगा। -M -I ग्रुप्स होंगे, जैसे देखो नाइट्रो, कार्बोक्सिलिक, CN, इतने अच्छे -M ग्रुप्स हैं कि ये फिनॉक्साइड आयन को बहुत स्टेबल करते हैं। तो ऐसे फिनॉल जिन पे ऐसे ग्रुप्स लगे होंगे वो काफी ज्यादा हाईली एसिडिक होंगे, ठीक है। चलिए, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगा दिए +M +I टाइप के ग्रुप्स जिनका मेसोमेरिक डोमिनेटिंग है, तो वो डिक्रीज कर देंगे एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि वो और कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करने की जगह डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। अच्छा, फिनॉल की प्रिपरेशन कैसे करते हैं? फिनॉल्स को बनाने का तरीका है हेलोअरीन्स। हेलोअरीन से एक तरीका है हम कैसे बना सकते हैं फिनॉल्स को, जो रिएक्शन बहुत आसान नहीं होती है। ये रिएक्शन मैंने पिछले चैप्टर में ही तुम्हें रिवाइज कराई है, डॉस प्रोसेस वाली। यस, ध्यान है, एक बार कंफर्म कर दो। यू ऑल कैन सी मी, ऑल गुड? हाँ जी, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक लग रहा है, ठीक है। चलिए, प्लीज ध्यान देना बेटा। देखो, हाँ, तो आई वाज सेइंग टू यू कि हमने अभी अल्काइल हैलाइड्स में भी रिएक्शन पढ़ी थी कि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। क्या कितनी आराम से आप Cl हटा के OH लगा सकते हो, बहुत मिन्नत से, मुश्किल से भाई, इतनी आराम से नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत रीजंस थे कि ये जो बॉन्ड है इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, अगर Cl निकलेगा तो अनस्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, और तीसरी चीज फिनाइल रिंग का स्टेरिक हिंड्रेंस भी होता है, ठीक है। तो अगर मेरे को मान लो सिंपल क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है, तो डॉस प्रोसेस हमने नाम दिया था एक प्रोसेस को, ठीक है। हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। भाई 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ जाओ तुम कितना होता है, बहुत ज्यादा होता है। अभी हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हैं, इट इज सच अ हाई प्रेशर, ठीक है। तो इस प्रेशर पे पहले सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन होएगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद जैसे आप H+ आयन डालोगे तो यू गेट द फिनॉल। तो ओवरऑल देखो तो Cl हट के OH लगा है, और इसको करने में हमें बहुत मेहनत लगी। अच्छा, ये नाम क्या है इसका? डॉस प्रोसेस होता है, दिस इज डॉस प्रोसेस। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का अगर जो आपको इंटरमीडिएट में बताऊं तो इसमें ना बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है। मैंने मैकेनिज्म भी ऐड किया है, एक बार देखो। देखो, डॉस प्रोसेस में मैकेनिज्म में बेटा बेंजाइन इंटरमीडिएट है। क्या अभी आपको इस सेक्शन में मैकेनिज्म नहीं देखना, ठीक है। आप सिर्फ इंटरमीडिएट को ध्यान रखना, बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है। और अगर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस के रेट को बढ़ाना पड़ता है तो हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगा देते हैं हेलोअरीन्स पे, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगाएंगे, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप देखोगे C- का फॉर्मेशन होता है, कार्बेनाइन बनता है, उसके बाद बेंजाइन। तो ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप। तो इसीलिए अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगाएंगे तो रिएक्शन कंपैरेटिवली आसानी से हो जाएगी, ठीक है। सॉर्टेड है ये वाली चीज, एक बार बता दो मैम को। हाँ जी, ओके ओके, यस मैम, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, तो पहला तरीका कैसे है? हेलोअरीन से, डॉस प्रोसेस से हम फिनॉल को बना सकते हैं। आसान नहीं था बट बना लिया। दूसरा तरीका बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या करो, आप बेंजीन लो, उसका सल्फोनेशन कर दो। ओलियम यानी कि फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ओलियम क्या होता है? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड होता है। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड मतलब सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर ट्राइऑक्साइड पास कर दो,
ठीक है। और क्या बनता है उससे, H2S2O7, ये ओलियम होता है, सल्फोनेटिंग एजेंट है बहुत अच्छा। और सल्फोनेशन में मैंने तुम्हें पढ़ाया था, बेंजीन के सल्फोनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है, लेकिन जब बेंजीन रिंग पे जुड़ता है तो सल्फोनिक एसिड के ग्रुप के रूप में जुड़ता है। तो ध्यान रखना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, H प्लस आयन NaOH डालेंगे H प्लस की प्रेजेंस में तो पूरा सल्फोनिक एसिड OH सब्स्टिट्यूट कर देगा। सो दिस इज फ्रॉम द बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसको ध्यान रखना है रिएक्शन को। और तीसरा प्रोसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड्स के लिए और जे के लिए, दोनों के लिए, क्यूमीन प्रोसेस। क्यूमीन प्रोसेस से मेरा फिनॉल्स को कैसे बनाते हैं, पहले तो क्यूमीन क्या है, क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। कैसे बना सकते हैं क्यूमीन को, आप बेंजीन लीजिए, ठीक है, उसमें प्रोपीन डाल दो H प्लस की प्रेजेंस में। कैसे होगी रिएक्शन, पहले एल्कीन H प्लस से रिएक्ट करके क्या करेगा, देखो CH3 CH प्लस CH3, ठीक है, एक कार्बोकेटाइन बनाएगा। अब ये बेंजीन रिंग पे जोड़ दो तो यू आर गोइंग टू गेट आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। हम क्यूमीन का ऑक्सीडेशन कराते हैं एयर के साथ। जैसे हम क्यूमीन का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, इसमें तुम्हें ऑक्सीजन का इंसर्शन करना है, ठीक है। ऑक्सीजन देखो, O डबल बॉन्ड O का इंसर्शन हमने कर दिया। ये जो चीज बनी है हमारे सामने, इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ये जो इंटरमीडिएट आप देख रहे हो ना, व्हाट डू वी कॉल इट, वी कॉल इट क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या हुआ, CH बॉन्ड में OO का इंसर्शन हो गया। हाइड्रोलिसिस जब इसकी करते हैं तो प्लीज ध्यान से देखो, हाइड्रोलिसिस में ना पूरा पोर्शन एसीटोन की तरह निकल जाता है, देखो ये CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, एसीटोन गोज आउट और ये OH आपके बेंजीन के काम पे जुड़ जाता है। ऐसे ध्यान रखना, फिनॉल बनता है। ये एग्जाम में पूछ चुका है कौन सा इंटरमीडिएट बनता है क्यूमीन प्रोसेस में, तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। कैसे किया क्यूमीन प्रोसेस, बेंजीन है, बेंजीन से पहले हमने क्या किया है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनाया प्रोपीन विद एसिडिक मीडियम में लेकर, ठीक है। अब इस क्यूमीन का हमने ऑक्सीडेशन कर दिया तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बना, CH बॉन्ड में OO का इंसर्शन, फॉलोड बाय इसकी हाइड्रोलिसिस करी तो फिनॉल और एसीटोन बन गए, ठीक है, फिनॉल द मेन प्रोडक्ट, ठीक है। फिनॉल को बनाने का नेक्स्ट तरीका मेरा डाइजोनियम सॉल्ट्स, बहुत काम की चीज है डाइजोनियम सॉल्ट्स। डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन कर दो, एनिलीन में नाइट्रस एसिड डाल दो। नाइट्रस एसिड डायरेक्ट तो नहीं बना सकते, NaNO2 और HCl के साथ बनाएंगे। ये नाइट्रस एसिड जो है एनिलीन के साथ रिएक्शन करके बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाएगा, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, तो ये 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। जब इसको हम पानी से ट्रीट करेंगे, वाटर इज HOH, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये H प्लस Cl नेगेटिव निकल जाएगा। हीट करते ही नाइट्रोजन, एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, निकल जाएगी गैस, ठीक है, ट्रैप थी। ये ऑक्सीजन यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा इस कार्बन से, वी गेट फिनॉल, ओके, डाइजोनियम सॉल्ट से, ठीक है। अब रिएक्शंस देखो फिनॉल की रिएक्शंस कर सकते हैं बेटा एस्टेरिफिकेशन से। एस्टेरिफिकेशन में हम क्या करते हैं, हम एसिटाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हैं अल्कोहल्स में या फिनॉल्स में। अच्छा, अब इसको एक चीज देखो जरा, यहाँ पे प्लीज ध्यान देना, रिएक्शंस देखो, फिनॉल्स की रिएक्शंस में सबसे पहले वी हैव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में भी पूछी गई है लास्ट ईयर ही, तो इट्स एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो कि है एस्पिरिन का फॉर्मेशन। तो भी सवाल भी आया था 2024 जेई में भी, उसने पूछा था कि इट वाज अ लाइक न्यूमेरिक इंटीजर टाइप क्वेश्चन, और क्वेश्चन में दिया गया था कुछ कंपाउंड्स और उसने पूछे कि इनमें से कितने नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं जिनके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, और उसमें एक ऑप्शन एस्पिरिन भी था, और बाकी ऑप्शन थे जैसे पिक्रिक एसिड में है ही नहीं COH ग्रुप, तो बच्चों को लगा एसिड नाम है तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा, ऐसा नहीं है। देखो एस्पिरिन में है, जबकि इसका कॉमन नाम एस्पिरिन एक्चुअली एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है। हम क्या करते हैं, सैलिसिलिक एसिड के एसिटाइलेशन से इसको बनाते हैं। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो H प्लस आयन में जब आप इसका एसिटाइलेशन करते हैं तो होता क्या है, यहाँ से ये देखो दिस ऑक्सीजन विल गो आउट, टेक द H प्लस, यहाँ से इस C पे पॉजिटिव आया, ठीक है, ये ऑक्सीजन जो है लोन पेयर से इस C पे अटैक करके OCO-CH3 बनाता है, तो ये H प्लस गोज आउट। ये H प्लस को आप यहाँ डाल सकते हैं, यू कैन शो इट कि इसके साथ ये एसिटिक एसिड के रूप में बाहर हो गया, एंड ओवर हेयर ऑक्सीजन पर ही ये पूरा जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड O CH3 ये जाके जुड़ जाता है। तो ये देखो ये रहा वो ग्रुप है ना, ऑक्सीजन के साथ COCH3, वी गेट एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जिसको हम एस्पिरिन बुलाते हैं। तो बोर्ड में काफी बार पूछा है कि गिव द सिंथेसिस रिएक्शन ऑफ एस्पिरिन, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स, जिसमें हमने सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन किया है, एसिटिक एसिड बाहर हो गया, एंड वी आर गेटिंग एस्पिरिन व्हिच इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड,
ठीक है, ओके। ये देखो जेई 2024 में मैच द फॉलोइंग में पूछी गई है कि इनमें से मैच करिए रिएजेंट्स है ना प्रोडक्ट्स में जो मैच कराते हैं। फिनॉल को जब जिंक डस्ट के साथ हीट किया जाता है, जिंक पाउडर के साथ, तो ये क्या करता है, एच को क्या करेगा, देखो प्लीज ध्यान से देखो, ये क्या करेगा, जिंक इस ऑक्सीजन को, जैसे जिंक डस्ट में हीट करोगे ना, इस ऑक्सीजन को लेके भाग जाएगा जिंक ऑक्साइड के रूप में, एंड ये एच को यहीं पे बेंजीन पे अटैक करा के वी गेट बेंजीन, बेसिकली यहीं पे जुड़ जाएगा। ऐसे ध्यान रखना इसको, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं करना, बट फिनॉल विद जिंक डस्ट लीड्स टू द बेंजीन फॉर्मेशन। ये रिएक्शन हम बेंजीन की प्रिपरेशन में भी पढ़ते हैं, सो इट इज आइडियली अ रिपीट है ना रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जो हम पढ़ेंगे इन सिस्टम्स के लिए, जैसे ब्रोमिनेशन सबसे पहले। अब एक चीज देखो, फिनॉल्स के लिए हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो फिनॉल का पहले नेचर तो समझ लें। फिनॉल में ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, और ये कैसा ग्रुप है बेटा, ये तो प्लस एम वाला ग्रुप है, और हमें पता है प्लस एम यानी एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा के ऊपर भेजते हैं। तो जब भी आप कोई इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन कराना चाहते हैं फिनॉल के ऊपर, तो या तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा या पैरा, और पैरा वाला मेजर होता है क्योंकि लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होती है वहां पर, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि वैसे भी जो है आपका, अगर कभी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो ऑर्थो मेजर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इस रिएक्शन को देखो, ये जो ब्रोमिनेशन हमने कराया है, अगर ब्रोमिनेशन को तुमने कराया लो पोलैरिटी सॉल्वेंट्स के अंदर, जैसे हम ब्रोमिनेशन करा रहे हैं जैसे कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में, तो मोनोब्रोमोफिनॉल्स मिलते हैं कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमोफिनॉल और पैरा सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमोफिनॉल बन गया। अगर मान लो तुमने फिनॉल को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करा दिया, तो पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या बनता है, पिक्रिक एसिड। एवरीवन, क्या बात क्लियर है, क्योंकि क्वेश्चन मेरा कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको कॉन्फिडेंटली कर देना है एग्जाम के अंदर, कर सकते हो। हाँ जी एवरीवन, यस एवरीवन एग्रीज, एक बात समझ दो, क्या पिक्रिक एसिड है, एवरीवन एग्रीज। हाँ मैम पिक्रिक एसिड है, अब फंस गए, अब इसको पिक्रिक एसिड लिखते ही गलत हो जाएगा आंसर तुम्हारा। क्यों ऐसा हुआ, देखो कितने बच्चे पिक्रिक एसिड बोल रहे हैं, सच में बता दो। यस, ऐसा हो ही नहीं सकता तुम पिक्रिक एसिड ना बोल रहे हो। बेटा पिक्रिक एसिड क्या होता है, देखा 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, पिक्रिक एसिड नहीं है ये, उसमें फिनॉल में ही ट्राई सब्स्टिट्यूशन जरूर होता है, लेकिन किसका ट्राई सब्स्टिट्यूशन होता है, नाइट्रो ग्रुप का, ब्रोमीन का नहीं, ये पिक्रिक एसिड नहीं होता, ठीक है। इधर आ जाओ, देखो प्लीज ध्यान दो, फिनॉल का जब ब्रोमिनेशन कराते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ, है ना, ब्रोमीन वाटर जब हमने लिया, तो उस केस में ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि रिंग इतनी ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल तीनों जगह को ब्लॉक कर देता है। वी गेट 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ये पिक्रिक एसिड नहीं है, नाइट्रेशन में आगे आएगा तो बताती हूँ पिक्रिक एसिड, ठीक है। अच्छा, अब नाइट्रेशन करेंगे तो नाइट्रेटिंग एजेंट्स होते हैं, नाइट्रेटिंग एजेंट्स में आपके पास नाइट्रिक एसिड है एंड अलोंग विद दैट सल्फ्यूरिक एसिड है। अब इस नाइट्रेटिंग मिक्सचर के अंदर बेटा जो आपकी नाइट्रिक एसिड होती है वो एक बेस की तरह बिहेव करता है, वो H+ को एक्सेप्ट करता है, और जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर में वो एक एसिड का काम करता है, ठीक है, वो क्या करता है, एसिड का काम करता है, एंड एसिड H+ को डोनेट करता है। अच्छा, जब हम मान लो फिनॉल्स का नाइट्रेशन कर देते हैं लो टेम्परेचर्स पर ही, तो वही ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब इनका सेपरेशन कैसे करेंगे, जब हमने फिनॉल का नाइट्रेशन किया तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मिला और पैरा नाइट्रोफिनॉल मिला। अब इन दोनों का सेपरेशन कैसे करेंगे, तो हम स्टीम डिस्टिलेशन को यूज करते हैं इनके सेपरेशन के लिए, ठीक है। स्टीम डिस्टिलेशन क्यों, देखो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और पैरा नाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर यानी 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, है ना, ये एक पैरा नाइट्रोफिनॉल है दूसरा, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। जबकि ऑर्थो में विद इन द मॉलिक्यूल ये नाइट्रो का ऑक्सीजन और OH के हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो यहाँ पे होता क्या है, जो विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो वीकर होती है, जो 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में है बॉन्डिंग उसमें एसोसिएशन ज्यादा होता है, और क्योंकि मास बढ़ता रहता है तो एसोसिएशन बढ़ने से आपको उसको आराम से वेपर बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो लेस वॉलेटाइल होता है, तो लेस वॉलेटाइल होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो अगर आप स्टीम डिस्टिलेशन करोगे तो ये वेपर्स में नहीं कन्वर्ट होएगा, पहले ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल वेपराइज कर जाएगा, स्टीम वॉलेटाइल है और लो बॉइलिंग पॉइंट है, तो एक लिक्विड रह गया, एक आप अगर वेपर्स बना लेते हैं तो आप उनको सेपरेट भी कर सकते हैं, नॉर्मल बचपन में डिस्टिलेशन करते थे, लाइक काइंड ऑफ दैट, ठीक है। अच्छा, नाइट्रेशन देखो, अगर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड दिया हमने फिनॉल के साथ,
यहाँ पे वी आर गोइंग टू गेट 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसे पिक्रिक एसिड बुलाते हैं, ठीक है, पिक्रिक एसिड बुलाते हैं। यहाँ पे नाइट्रेशन हमने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ किया था, वो भी लो टेम्परेचर के ऊपर, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बने। जब हमने कॉन्क नाइट्रिक एसिड को ऐड किया है, ठीक है, तो सीधा आपको पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन होते हुए दिखता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो कॉलबेज रिएक्शन है। पिछले साल बहुत सारी शिफ्ट में कॉलबेज और रिमर टिमन रिएक्शन को पूछा गया। कॉलबेज रिएक्शन में क्या होता है, आप सोडियम मतलब फिनॉल लेते हो, NaOH के साथ ट्रीट कराते हो, तो हमने देखा है एसिड बेस रिएक्शन, H यहाँ से OH यहाँ से जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। इस सोडियम फिनॉक्साइड में CO2 फॉलोड बाय H+ आयोन्स डालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पे सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ऑर्थो पोजीशन पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा। We get 2-hydroxybenzoic acid, commonly known as salicylic acid. 2-hydroxybenzoic acid, कॉमनली सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, ये कॉलबेज रिएक्शन है। अगर मान लो रिमर टिमन रिएक्शन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना प्लीज। फिनॉल में अगर मान लो हमने क्लोरोफॉर्म डाला विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इस रिएक्शन में क्या होता है, देखो क्लोरोफॉर्म है, ये क्लोरोफॉर्म में क्या है, ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है, तो बेस क्या करेगा, इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, है ना। अब जैसे H+ को C पे नेगेटिव आएगा तो एक Cl यहाँ से भाग जाएगा, तो गिव्स राइज टू डाइक्लोरोकार्बीन, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है ना, वो इंटरमीडिएट बनता है, जो आगे NaOH के साथ रिएक्शन करके आपका जो ऑर्थो पोजीशन है, इस पे एल्डिहाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा, हाइड्रोलिसिस करके आप सैलिसिल्डिहाइड बना सकते हैं, 2-हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड। दोनों ही रिएक्शंस को बहुत ध्यान से देखकर जाना है। मैकेनिज्म इस सेक्शन में डिस्कस नहीं करेंगे, बट गदर में मैंने इनके मैकेनिज्म्स भी डिस्कस कराए हैं, और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बट मेंस में ज्यादातर आपको डायरेक्टली ही ये रिएक्शंस पूछी गई थी पिछले साल भी, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, ये भी 2024 में पूछी गई है जेई के अंदर। अगर फिनॉल में हम सोडियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, तो दैट लीड्स टू ऑक्सीडेशन होकर बेंजोक्विनोन हमें मिलता है। बहुत डायरेक्ट रिएक्शन दी गई थी, फिनॉल पे रिएजेंट्स डाल के प्रोडक्ट पूछा था, तो बेंजोक्विनोन, इट वाज अ मैच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। चलो, अल्कोहल्स फिनॉल्स के बाद लास्ट सेक्शन इज द ईथर्स। ईथर्स में बेटा जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं अल्कोहल का, तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था तुम्हें कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से हम ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक बार इस बात पे थम्स अप दे दो। डू यू रिमेंबर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें 3 रिएक्शंस अल्कोहल की बताई थी। एक 90 डिग्री सेल्सियस पे जब मैंने बोला एसिड बेस्ड रिएक्शन होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। दूसरा मैंने 443 केल्विन पे बोला था तुम्हें, और एक 413 केल्विन पे बोला था। 413 केल्विन पे ईथर बनते हैं, 443 केल्विन के ऊपर डिहाइड्रेशन के एल्कीन्स बनते हैं, जिसका मैकेनिज्म हम कर चुके हैं, ठीक है। अभी हम क्या करें, हम ईथर का फॉर्मेशन देख रहे हैं। प्लीज ध्यान देना, एनसीईआरटी का ही मैकेनिज्म दिखा रही हूँ। देखो होता क्या है, सबसे पहले अल्कोहल आया, ठीक है, H+ की प्रेस में फर्स्ट स्टेप सेम है, ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो गया। ऑक्सीजन प्रोटोनेट होते ही इस पे आया O+, ठीक है। अब दूसरा अल्कोहल का ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, 2 लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या करेगा, इस कार्बन, यही वाला जो अल्कोहल का कार्बन था, यहाँ से वाटर तो अपना निकलने का जुगाड़ करेगा। वाटर तो कहेगा मैं तो जा रहा हूँ भाई, O पे पॉजिटिव कौन रहेगा, ये तो निकल जाएगा, लीविंग ग्रुप। जैसे ही कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, दूसरा अल्कोहल का ऑक्सीजन इस पे अटैक मार देता है झट से, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे O+H बना, अब ये H निकल करके ईथर का फॉर्मेशन कर जाएगा। तो ईथर्स का फॉर्मेशन ऐसे होता है। टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट बेटा, ये रिएक्शन 413 केल्विन के ऊपर फेवरेबल होती है, ठीक है। ईथर्स का फॉर्मेशन ज्यादा हाई टेम्परेचर करोगे तो एलिमिनेशन करके एल्कीन बन जाएगा, राइट। तो यही लिखा है, देखो एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू गिव एन एल्कीन इज एसोसिएटेड विद द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू गिव एन ईथर। तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत वाइटल रोल प्ले करेगा, ठीक है। अब देखो, इस मेथड को तभी यूज करते हैं जब हमें ईथर्स बनाने होते हैं विद प्राइमरी एल्काइल ग्रुप्स। जो एल्काइल ग्रुप है वो हिंडर्ड नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर लो रखना है, अदरवाइज एल्कीन बनने को तैयार है, अदरवाइज बेटा एल्कीन बन जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है। द रिएक्शन फॉलोज SN1 पाथवे व्हेन द अल्कोहल इज सेकेंडरी और टर्शियरी, अबाउट विच वी विल रिवाइज लेटर ऑन, ठीक है। चलो इस इधर से पॉइंट देखने हैं तुम्हें, ये हम जानते हैं। चलो नेक्स्ट रिएक्शन ईथर की, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस इंपॉर्टेंट लैबोरेटरी मेथड है अगर हमें सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर्स को बनाना है। इस तरीके में एक एल्काइल हैलाइड को लिया जाता है और एक एल्कोक्साइड के साथ ट्रीट कराते हैं। जैसे देखो एल्काइल हैलाइड है और एक एल्कोक्साइड जैसे R-O-Na,
ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड हमने लिया। तो यहाँ से होता क्या है, अगर आप इसको और ऐसे दिखाना चाहते हो, डायरेक्ट सामने से दिखा सकते हो, देखो Na+O- NeR', ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, NaX है ना, निकल जाएगा, सोडियम हेलाइड गिव्स राइज टू द ईथर का फॉर्मेशन। इसमें भी कुछ चीजों का ध्यान रखना है, ईथर्स कॉन्टेनिंग सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप सेकेंडरी और टर्शरी बना सकते हैं। द रिएक्शन इन्वॉल्व्स SN2 अटैक ऑफ एन एल्कोक्साइड ऑन प्राइमरी एल्काइल हेलाइड। तो जो एल्काइल हेलाइड लीजिएगा विलियमसन सिंथेसिस में, वो प्राइमरी लेने की कोशिश करिएगा। अगर आप सेकेंडरी और टर्शरी, टर्शरी तो भूल ही जाओ, टर्शरी में तो इतना हिंड्रेंस होता है एल्काइल हेलाइड के कार्बन पे कि जो एल्कोक्साइड आयन है ये एज न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर ही नहीं पाता, उसको हिंड्रेंस नहीं पसंद। बहुत फेमस क्वेश्चन होता है विलियमसन सिंथेसिस का, ठीक है। ध्यान से देखो कि अगर मान लो, जैसे क्वेश्चन कहता है विलियमसन सिंथेसिस में कि अगर मान लो हमें कभी इसका फॉर्मेशन करना है टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, ठीक है, मैं टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, ठीक है, ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, अच्छा ईथर के इधर इथाइल ग्रुप है, टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर बनाना है, तो हम विलियमसन सिंथेसिस बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो पता है क्या होती है, मैम ये तो बहुत आसान है, टर्शरी एल्काइल हैलाइड ले लो, टर्शरी एल्काइल हैलाइड ले लो मैम, और ऐसा एल्कोक्साइड उठा लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, O-K+ ये है ना। अब मैम क्या करेंगे, इसको अटैक करने भेज देंगे बैक साइड से कार्बन पे, और यहाँ से हेलोजन निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट मिल जाएगा। गलत तरीका है, टर्शरी एल्काइल हैलाइड लेना ही नहीं है। अगर टर्शरी एल्काइल हैलाइड लोगे तो ये इतना ज्यादा बल्कि हो जाएगा, एल्कोक्साइड जो मतलब बल्कि साइट पे अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है, कार्बन पे जाके, तो ये एज अ बेस बिहेव करना पसंद करेगा और एल्कीन बना के आ जाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखना है, अगर कभी टर्शरी ब्यूटाइल ईथर बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, ये जो टर्शरी बल्कि ग्रुप है ये एल्कोक्साइड आयन पे लगा के भेजते हैं। हम एल्कोक्साइड को टर्शरी ले लेते हैं, लेकिन एल्काइल हैलाइड को प्राइमरी ही रखेंगे, क्योंकि ये अगर देखो अटैक करने एल्कोक्साइड जा रहा है ना, एल्कोक्साइड का O- अटैक करने जा रहा है, अगर ये बल्कि है इसे फर्क नहीं पड़ता है, कहेगा मेरे पीछे वजन है, मैं कितना ही बल्कि हूँ, लेकिन जिस कार्बन पे मैं अटैक करने जा रहा हूँ ना वो बल्कि नहीं होना चाहिए, है ना। मेरे ऊपर तुम वो एल्काइल ग्रुप डाल सकते हो जो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, बल्कि आई विल डू द रिएक्शन, लेकिन जो अटैकिंग साइट है वहां पे क्राउडेडनेस होगी, तो मैं न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक नहीं कर सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना, कि अगर टर्ट ब्यूटाइल इथाइल ईथर बनाना है विलियमसन से, तो क्या कॉम्बो लेना है, टर्शरी एल्कोक्साइड लेना है और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लेना है, ध्यान रखना है इस रिएक्शन में, ठीक है। इसीलिए लिखा है देखो, बेटर रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड इफ द एल्काइल हैलाइड इज प्राइमरी। सेकेंडरी और टर्शरी के केस में एलिमिनेशन कंपीट करेगी सेकेंडरी में, टर्शरी में तो एलिमिनेशन हो जाएगी आराम से, ठीक है। ओके, जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल लिया गया है, अगर आप उसी रिएक्शन को देखो टर्शरी एल्काइल हैलाइड करते तो ये क्या करेगा, बगल के हाइड्रोजन से H लेकर आ जाएगा और एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है, एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा। तो इसको ध्यान रखना, SN2 मैकेनिज्म से होती है रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन है क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन द ईथर्स। तो एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से समझाया गया है, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको समझाना चाहती हूँ। ये लास्ट रिएक्शंस है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, आई थिंक नजर आ रहा है, एक बार थम्स अप दे दो। यस सॉर्टेड है। देखो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर बेटा जब भी करेंगे, ईथर मैंने HI लिया है ना, HI के साथ हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो हमें पता है HI से सबसे पहले क्या होगा, देखो ये ऑक्सीजन जो है प्रोटोनेट होके बैठ जाएगा, तो वो सारा लिख नहीं रहे हैं, बस एक बार ड्रॉ कर लो, इरेज कर दूंगी, O+ आएगा H, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, अब I- अटैक करना चाहता है, अब I- कहाँ से अटैक करे, दो ऑप्शन है, यहाँ पे जाए कि यहाँ पर आए, कार्बोकेटाइन से जाए कि SN1 से जाए कि SN2 से जाए, यही सारा मैटर ऑफ डिस्कशन है, ठीक है। देखो कभी भी अगर आपको ये रिएक्शंस देखनी है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर की, है ना, ईथर HI के साथ है, तो आप एल्काइल ग्रुप्स को नोटिस करेंगे, अगल बगल एल्काइल ग्रुप्स को देखो, अगर मान लो दोनों साइड एल्काइल ग्रुप कैसे हैं, प्राइमरी है, ये स्पॉट कर सकते हो दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप कैसे हैं, प्राइमरी है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, न्यूक्लियोफाइल को लेना है, पहले ही कार्बन पे अटैक करा दो SN2 के तरीके से और इस बॉन्ड को क्लीव कर दो। अगर दोनों तरफ प्राइमरी है तो भाई SN2 ही अटैक कराएंगे, SN1 का तो मतलब ही नहीं है, कार्बोकेटाइन स्टेबल ही नहीं है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे बना देखो मिथाइल आयोडाइड और साथ में इथेनॉल बनेगा, बोलो इथेनॉल मिथाइल आयोडाइड, ठीक है। अच्छा अगर मैम ये देखो यहाँ पे बताओ मैम, आपने अभी तो बताया सबसे पहले ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो जाएगा, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे कैसा है, प्राइमरी है, ये कैसा है, प्राइमरी है, लेकिन
रुको, अब रुक कर सोचो, प्राइमरी कार्बोकेटाइन में कोई स्टेबिलिटी तो नहीं है, ये सोच लो। तो तुम अगर देखो ध्यान से, अगर मैं इस कार्बन पे प्लस बना दूं, देखो अगर इस कार्बन पे प्लस बना दूं तो ये फिनाइल के साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो प्राइमरी तो है लेकिन रेजोनेंस के साथ है, तो मतलब मैं इस बॉन्ड को यहाँ क्लीव कर सकती हूँ, क्योंकि बनने वाला कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो रहा है, तो इस कार्बोकेटाइन पे बाद में आके आयोडाइड अटैक मार देगा। तो व्हाट आर वी गोइंग टू हैव, CH3 CH2OH, इथेनॉल मिला है ना, और साथ में PH फिनाइल रिंग CH2, इस पे आके आई ने अटैक मार दिया। ठीक है, कर सकते हैं, बोलो क्या ये बातें क्लियर है? तो हमें क्या करना है, एल्काइल ग्रुप को देखना है। एल्काइल ग्रुप इज गोइंग टू डिसाइड दैट कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। हाँ जी बोलो एवरीवन, कवर तो नहीं करी मैं स्क्रीन को? हाँ सही है ना, दिख रहा है, चलो पता चला। एल्काइल ग्रुप्स को चेक करना है, ठीक है। आज और एग्जांपल दो मैम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन सबसे पहले प्रोटोनेट हो गया है, ये प्राइमरी SN1 का सवाल ही नहीं होता, और ये ग्रुप सारा टर्शियरी है। अब टर्शियरी को तो कार्बोकेटाइन से ओपन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? टर्शियरी ग्रुप को तो कर सकते हैं ना, कार्बोकेटाइन से कर सकते हैं, कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज्ड है टर्शियरी ग्रुप, तो ये पूरा टर्शियरी है। तो हम क्या करेंगे, इधर की तरफ बॉन्ड को ओपन करेंगे ताकि इस कार्बन पे प्लस आए, और कार्बन पे प्लस आए तो बाद में आई नेगेटिव आके अटैक कर देगा। सो वी आर गेटिंग मीथेनॉल, और यहाँ से देखो C, ये 3 मिथाइल ग्रुप्स, और इस C पे आई। बोलो बना सकते हो ऐसे? हाँ जी बना सकते हो, यस कोई कंफ्यूजन पूछ लेना। अच्छा इसके बाद देखो, अगर मैम ऐसा हो जाए एक साइड एल्काइल ग्रुप प्राइमरी है और मैम दूसरे साइड क्या है, सेकेंडरी हो जाए, तो क्या करेंगे? सेकेंडरी तो थोड़ा थोड़ा कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, बट SN1 से SN2 से क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे, मीडियम को चेक करेंगे। HI जो दिया है वो कैसे मीडियम में दिया है। अगर डाइल्यूट हाइड्रोजन आयोडाइड दिया है तो SN1 से करेंगे, डाइल्यूट दिया है तो क्या करोगे, किससे करोगे बेटा, SN1 से करोगे। ठीक है, SN1 से करेंगे तो देखो जरा, ये ऐसे है, यहीं पे बना दूं दोबारा, देखो CH3O+H, डाइल्यूट मीडियम है तो SN1 कर देना। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, SN1 करेंगे तो कार्बोकेटाइन जो स्टेबल है इधर की तरफ बना देंगे, कार्बोकेटाइन बना जिसपे बाद में आई नेगेटिव आके अटैक कर देगा, तो वी आर गोइंग टू गेट मीथेनॉल, और साथ में आई। बोलो बना सकते हो? हाँ जी एवरीवन, इजी है। ओके चलो, अगर मान लो कॉन्क HI दिया है तो SN2 से करोगे, कॉन्क दिया है SN2 से करोगे, SN2 से कैसे, O+H, SN2 से करोगे। अगर कॉन्क दिया है तो क्या SN2 से कैसे करते हैं, सामने वाले कार्बन पे ही न्यूक्लियोफाइल को भेज दो और इधर से बॉन्ड को क्लीव कर दो। ठीक है, सो दैट मींस वी आर गोइंग टू गेट मिथाइल आयोडाइड, और साथ में ये वाला अल्कोहल। कर सकते हो? तो ये रिएक्शंस है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर में NCERT भी यही बोलता है, ठीक है, कि आप जो साइड में एल्काइल ग्रुप्स होते हैं ना उनसे चेक करते हैं, राइट। तो इसको एक बार पढ़ लेना, राइट। चलो, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स क्या है, HI सबसे ज्यादा, HBr, HCl, ओके ठीक है। चलो, तो इसका नेट कंक्लूजन मैंने करके यहाँ पे लिख के समझा दिया। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर में क्या करना है, अगल बगल एल्काइल ग्रुप्स को देखना है, अगर दोनों प्राइमरी हैं तो क्या करोगे, स्टेबल नहीं है, सामने वाले कार्बन पे ही बैक साइड मतलब SN2 का अटैक करा के ओपन कर दो। ठीक है, ऑक्सीजन की साइड। अगर एक प्राइमरी है दूसरा भी प्राइमरी है बट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, उधर कार्बोकेटाइन बना के बाद में न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दो। ठीक है, अगर दोनों ही मान लो कंफ्यूजन में है, प्राइमरी सेकेंडरी, तो मीडियम को चेक करो। अगर डाइल्यूट है तो SN1 से, कॉन्सेंट्रेटेड HI है तो SN2 से अटैक कराएंगे। ठीक है, तो ये सारा बेटा हमने चैप्टर को क्विक रिवाइज करने की कोशिश करी है। हालांकि चैप्टर लेंथी है तो बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आप गदर को फॉलो कर सकते हैं। तो हमने चारों टाइप्स को कवर कर लिया है और जो बाकी मिसलेनियस रीजन चैप्टर के साथ होते रहेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास।